जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए हम योगदान बैच चला रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप लोग जो है इससे जुड़ करके अपने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे समय से पहले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री के चैप्टर 2 है आपका, एक राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये चैप्टर 2 का है। इसको हम लोग जो है आज के वीडियो में इसके लगभग पहला पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, फिर आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में आपको बोला गया कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा करिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प उत्पादन के निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं, जैसे कुम्हारी, धातुकर्म, मनका निर्माण और बुनाई के प्रमाण मिले हैं। वस्त्र निर्माण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी, उज्जैन आदि नगर में शिल्प और व्यापार के बड़े केंद्र थे। मुद्राएं और औजार बड़ी मात्राएं में पाए गए हैं। कच्चा माल दूर दूर से लाया जाता था और यहाँ शिल्प तैयार कर व्यापार के लिए भेजे जाते थे। ठीक है, हड़प्पा के प्रमाणों से भिन्नताएं। अब इसकी हड़प्पा के प्रमाणों से किस प्रकार की भिन्नताएं हैं वो हमें बतानी पड़ेगी। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में शिल्प उत्पादन योजना के तहत होता था, जबकि ऐतिहासिक नगरों में उत्पादन अधिक विविध और स्थानीय विदेशी व्यापार से जुड़ा था। हड़प्पा में वस्तुएं अक्सर एक जैसी होती थी, परंतु ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला में विविधता थी। ठीक है, ऐतिहासिक नगरों में लौह धातु का प्रयोग हुआ, जबकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऐतिहासिक नगरों में सामाजिक और आर्थिक जटिलता अधिक थी। इसी के साथ ही पहला सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है कि महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। काफ़ी छोटा सवाल है और मैं इस सवाल को जो है VVI कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो महाजन पद के कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं, या फिर आप विशिष्ट लक्षण भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर में देखिए आपको लिखना है कि नंबर 1, यदि अस्थाई सीमाएं, ठीक है, प्रत्येक महाजन पद की स्पष्ट और अस्थाई भौगोलिक सीमाएं होती थी। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि राजनीतिक संगठन, इनमें राजा के अधीन एक संगठित शासन व्यवस्था होती थी। कहीं कहीं गणराज्य भी थे। गणराज्य का मतलब वहाँ राजा नहीं था। ठीक है, इस तरह से। राजस्व वसूली, कृषि से कर वसूला जाता था। अस्थाई सेनाएं में अपनी सुरक्षा के लिए सेनाएं रखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद राजधानियाँ, प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानियाँ होती थी, जैसे मगध की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र। उसके बाद है आपका मुद्रा प्रचलन, व्यापार में मुद्रा का उपयोग शुरू हुआ था। व्यापार और शिल्प में महाजनपद व्यापार और शिल्प के केंद्र भी थे, है ना। शिल्प के केंद्र भी थे कहाँ में? महाजनपद में। ठीक है, आइए अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। थर्ड सवाल में आपसे बोला गया है सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये वाला, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जैसे अभिलेख का, कर, उपहार, मजदूरी आदि से संबंधित अभिलेखों को इकट्ठा करना, साहित्यिक स्रोत जैसे कि बौद्ध, जैन और संस्कृत ग्रंथों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों का वर्णन। नेक्स्ट है पुरातत्व के साक्ष्य जो होते हैं, जैसे कि बर्तन, औजार, मकानों के अवशेष आदि से उनकी जीवन शैली का पता चलता है। मुद्राएं, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है मुद्राओं से। ठीक है, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण जो हमें प्राप्त होते हैं, जो तत्कालिक समाज का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। अब ये चौथा सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ये डाटा आधारित सवाल है और डाटा आधारित सवाल अब अक्सर एग्जाम में नहीं आते हैं। ये आपके क्लास का वर्क के लिए
दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है कि अभिलेखा शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी सूची में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। अभिलेखा शास्त्रियों की निम्नलिखित समस्याएं आती है। कौन कौन सी समस्याएं आती है? पहला है अधूरे और क्षतिग्रस्त अभिलेख। कई अभिलेख जो होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, जो कि अधूरे होते हैं, जिनसे उनको क्या होती है? समस्या होती है। ठीक है। दूसरा क्या है? लिपि और भाषा की कठिनाई। प्रारंभिक लिपियां जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी पढ़ना कठिन होता था। ठीक है। उसके बाद है अर्थ स्पष्ट ना होना। ठीक है, कभी कभी शब्दों और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता था, जिनसे उनको क्या होती थी? समस्याएं होती थी। आंशिक जानकारी। अभिलेखों में पूरी घटना का उल्लेख नहीं होता है, उसमें शॉर्ट में आंशिक जानकारी मिलती है। संदर्भ का अभाव। कभी कभी अभिलेख का ऐतिहासिक संदर्भ ज्ञात नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा हिस्ट्री का पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लें, नए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जा सके, ताकि आपको मुझे ये पता चल सके कि कौन कौन कहाँ से हमारे इस वीडियोज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।